चलिए जुड़ जाइए आप सब लोग। कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एलपी टेक्नीशियन की तैयारी आप सब लोगों का काफ़ी अच्छा चल रहा होगा और उम्मीद है कि अच्छा ही चलता रहे। चलिए इसी में हम आगे बढ़ने के लिए आए, 50वां सेट लेकर के आए और एलपी टेक्नीशियन का ये हमारा 50वां सेट है। और इसमें हमने साइंस के प्रश्न को देखना शुरू किए थे, जो कि साइंस के प्रश्न प्रीवियस साल में जो एग्जाम पड़ा था उसी के क्वेश्चन है। और ये प्रश्न है 31 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के, और इसमें सिर्फ हम साइंस के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, करंट अफेयर को छाट करके सिर्फ जीके और जीएस के जो भी प्रश्न पूछे गए वो प्रश्न लेकर के आए। उद्देश्य हमारा क्लास का ये है कि हम आने वाले एग्जामों के लिए तैयारी पहले से करें, और तैयारी इस हिसाब से करें कि जो क्वेश्चन पूछा है वही प्रश्न को हम सबको लेकर के उसी के हिसाब से और भी प्रश्न पढ़ना। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। तो प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न तीसरे नंबर में दिया था कि जीके और जीएस के प्रश्न। तो मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जो कि निम्न में से खाली स्थान में विकास हुआ था। अमेरिका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका। किस महादेश में? तो अफ्रीका में। कहाँ हुआ था? अफ्रीका में इसका विकास हुआ। महादेश की संख्या की अगर बात करें तो 7 है। ठीक है, और 7 में सबसे बड़ा महादेश एशिया, दूसरी अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, पांचवा में यूरोप, और पांचवा तो अंटार्कटिका हो गया, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए सातों महादेश हो गए। तो यही अफ्रीका महादेश में क्या विकास हुआ था? मानव के सभी प्रजाति एक ही जैसे हैं, इसके बारे में इंगित करता है। चलिए आते हैं, इनमें से कौन सी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को दो भाग में बांट के हम सब देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में। एक होता है स्थितिज ऊर्जा और दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। अगर कोई वस्तु गति में है, इसके कारण उसमें गतिज ऊर्जा, और इसका सूत्र mv² 1/2, और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh हो गया। चलिए, तो यहाँ में क्या करा, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? जब स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो होगा गतिज ऊर्जा का उदाहरण। चलिए, अगर कोई वस्तु स्थिति में है इसके कारण उसमें ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक संकुचित जल स्रोत, मतलब जब पानी को रोक दिया गया है एक बांध बना करके, तो उस जल में एक प्रकार का ऊर्जा रहता है, स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है। बहता हुआ जल, अगर पानी बह रहा है तो इसमें गतिज ऊर्जा। इसमें कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। एक बांध में संचित किया गया जल, हमने अभी बोला कि अगर पानी में बांध बना करके जल को रोका गया है तो स्थितिज ऊर्जा है। एक उठाया गया हथौड़ा, जब हथौड़ा ऊपर हम उठाए हैं तो उसमें एक स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, उसमें एक स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें पूछा स्थितिज ऊर्जा नहीं है तो बहता हुआ पानी में गतिज ऊर्जा है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछा? असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं? जैसे समीकरण, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के नियम को अगर लागू करते हैं तो कोई भी समीकरण को हमें संतुलित करना बहुत जरूरी होता है जब वो असंतुलित होते हैं। तो इसमें यही चीज पूछा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? कंकाली रासायनिक समीकरण, या रफ रासायनिक समीकरण, जटिल रासायनिक, प्राकृतिक ना जटिल ना रफ, उसको कहते हैं कंकाल रासायनिक समीकरण। कंकाल को याद रखिए कि जो भी समीकरण असंतुलित है उसको कंकाल कहते हैं, और कंकाल रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए इस प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? पहला कह रहा ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पीला पाउडर है। दूसरा कह रहा है कि सूखा NH3 गैस लाल लिटमस को नीला कर देता है। वर्षा जल का पीएच मान 7 के करीब होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 के करीब होता है। इनमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? कौन त्रुटि है? तो इसमें देखिए, जो ये है अमोनिया है, NH3 है, इसका लाल लिटमस को यह नीला नहीं करता है, क्योंकि यह क्षार नहीं होते। ठीक है, क्योंकि अगर यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो यह क्षार होना चाहिए, लेकिन क्षार नहीं होता है। ठीक है ना। अब आज ये ब्लीचिंग पाउडर का फीका पीला रंग होता है, ये सही है। बाजार में जो हमसे ब्लीचिंग पाउडर, इसका हल्का फीका पीला रंग होता है। वर्षा जल का पीएच मान 7 के करीब उदासीन होता है। अम्लीय, जब जैसे ही अम्लीय हो गया तो 5.6 हो जाएगा। और अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? SO2 और NO2 के कारण कोई भी वर्षा क्या होती है? अम्लीय होती है। तो जैसे ही ये अम्लीय हो गया तो इसका पीएच मान भी 7 से कम जाएगा, तो 5.6 हो जाएगा।
इसमें कौन गलत है? तो दूसरा गलत है। तो देख लीजिए पहला, दूसरा, चौथा, केवल दूसरा तो यही तो लिया है, केवल दूसरा है जो त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या प्रश्न पूछा? जल खाली स्थान की अधिक मात्रा, जल नहीं जी, जब डॉट 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 अधिक मात्रा की सेवन करते हैं तो चयापचयी प्रक्रिया धीमी कर देते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है। कौन से क्रिया में? तो वह एथेनॉल अर्थात शराब जी। जब हम सब शराब पीते हैं अर्थात एथेनॉल पीते हैं तो वो हमारे शरीर का तो डैमेज करबे नहीं करेगा। सेवन में पीना तो वो जो उपाचन में पचाने की क्रिया होती है वो धीमी कर देती है और पूरे तंत्रिका तंत्र, और तभी तो 200 ग्राम मार लेने के बाद टग रहा है, देखते हैं ना रोड पर, तो उसमें क्या होता है? एथेनॉल की ही मात्रा हम सब वहाँ लेते हैं ना, तो एथेनॉल होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे आ जाइए। क्या कह रहा? एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिक तत्व में निम्न में से क्या समान होगा? अणुओं की संयोजन क्षमता, परमाणु संख्या, परमाणविक भार, सेलों की संख्या। पूछा कि एक ही अवधि में मौजूद, मतलब एक ही जगह मौजूद आधुनिक आवधिक तालिक जो तत्व है उसमें क्या होता है? तो सेलों की संख्या एक जैसे होती है। सेलों की संख्या क्या? एक जैसे। आवर्त सारणी से प्रश्न पूछा तो सेलों की संख्या क्या होती है? एक जैसे होती है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण 1913 कौन किया? मोसले के द्वारा किया गया। इसमें आवर्त की संख्या 7 है, आवर्त की संख्या 7 है और वर्ग की संख्या 18 है। परमाणविक भार पर था तो वो तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी था, मेंडलीफ का आवर्त सारणी, ठीक है। और ये पूछा है कि अवधि जो तत्कालिक उसमें समान होंगे, क्या होंगे? तालिक तत्व में निम्न में से क्या समान होता है? तो उसके सेलों की संख्या क्या होती है? समान होती है। जैसे इसमें हम ले लेते हैं सोडियम, सोडियम का एग्जाम्पल लिए तो 11, तो 1s देखिए 2 8 1 हुआ, 8 2 10 11 हुआ ना। फिर 19 इसी में ले लेते हैं तो 19 पोटेशियम का 19 ले लिए तो 2 8 8 1, अच्छा इस हिसाब से चला गया। अगर हम मैग्नीशियम लेते हैं तो मैग्नीशियम का 12 2 8 2, मैग्नीशियम का 12 हो गया। उसी प्रकार हम चले जाते हैं क्लोरीन में, तो क्लोरीन का हो गया 17, तो 2 8 7। अब कहने का मतलब ये इस हिसाब से पता, देखिए इसको इस हिसाब से देखिए, क्या एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका, मतलब कहने का मतलब जितने भी एक आवर्त में है, जितने भी एक आवर्त में हैं उस आवर्त के सभी तत्व अगर लीजिए तो उसकी सेलों की जो संख्या होगी वह समान होगी। यहाँ देख लीजिए, जैसे ये तो 19 अगला चल गया ना। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए हटाइए, सेलों की संख्या समान होगी। जैसे हम यहाँ आवर्त चौथा का तत्व लिए, आवर्त 4 के लिए तत्व, तो आवर्त 4 में पहला तत्व पोटेशियम है, इसका 19 हो गया, तो 2 8 और 8 और 1 कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम चले गए कैल्शियम में, तो कैल्शियम का 20 हुआ, तो 20 का 2 8 8 2 हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 4, मतलब उसकी जो सेल की संख्या है वो समान है। चलिए तो आवर्त इसकी बात है। चलिए आवर्त तीसरे की बात करें तो आवर्त तीसरा में सोडियम हो गया 11, इसको 2 8 1 हो गया। तो उसके बाद 12 में मैग्नीशियम हो गया, तो 12 ले लेते, तो 2 8 2 ले ली। उसके बाद एक ही बार उस तरफ चले जाइए सल्फर, तो सल्फर का 16, तो 2 8 और 6 हो गया। अब बताइए सेलों की संख्या क्या हो रही है? समान हो रही है ना। तो जब उसके आवर्त अर्थात अवधि की, इसका कहने का मतलब वही हो रहा कि आवर्त जब समान है तो उसमें क्या होती है? सेलों की संख्या उसकी क्या होगी? समान होगी, सेलों की संख्या समान होगी। और KLMN में सेल में बांटा जाता है, यही ना। चलिए आते हैं, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुनी कर दी जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका एक वस्तु का संवेग को 3 गुना, तो 3 3 9 गुना हो जाएगा, P बराबर mv²। जैसे देखिए गतिज ऊर्जा, हम गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या जानते हैं? गतिज ऊर्जा का सूत्र अभी हमने बताया आपको, क्या बताएं कि यांत्रिक ऊर्जा का कितने भाग में बांटेंगे? यांत्रिक ऊर्जा को 2 भाग में बांटेंगे, एक स्थितिज ऊर्जा और दूसरा गतिज ऊर्जा, ठीक है। और गतिज ऊर्जा का सूत्र लेंगे 1/2 mv²,
ठीक है। अब इसमें कहा क्या जा रहा है कि उसके किसी भी वस्तु के संवेग को 3 गुना, तो p बराबर एम वी स्क्वायर या p बराबर एम वी लीजिए। ठीक है। अब इसको हम सब क्या करते हैं, 1/2, ये तो एम वी है। अब इसको 1/2 ये एम वी को 3 गुना कर दिया तो 3 न हो गया, 3 न एम वी हो गया, तो 3 एम वी का क्या हो गया होल 3 गुना इसको तो 3 कर दिया, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अर्थात उसके जो गतिज ऊर्जा होंगी वह कितनी गुनी हो जाएगी, तो 9 गुनी हो जाएगी। उसकी गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। इसी हिसाब से जब यहाँ एक प्रश्न और पूछता है गतिज ऊर्जा से ही संबंधित, देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv²। पूछा जाता है कि जब किसी वस्तु का द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या प्रभाव होगा, तो दुगुना हो जाएगा। अगर इसके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 1/2 गुना रह जाएगी। अगर इसके वेग पूछा जाता है, वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कै गुना हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ भी है जो 2 का स्क्वायर न कर दिया जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 3 तिया 9 गुना हो जाएगा। अगर वेग को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए तो उसका 1/2 का स्क्वायर जो होगा तो 1/4 रह जाएगा। अगर उसके वेग को 1/3 कर दिया जाए तो 1/3 का स्क्वायर ना हो जाएगा, तो 1/3 तिया 9, 1/9 रह जाएगा। ठीक है, इतनी गुनी रह जाएगी। तो इसको अवश्य ही ध्यान रखिए, प्रश्न बहुत अच्छे से पूछते हैं। और यहाँ तो संवेग लगा दिया तो p बराबर बस सूत्र लगा देना है। चलिए, स्वेज नहर किसके द्वारा जल निकाय को जोड़ता है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता कौन है, स्वेज नहर। तो ज्योग्राफी के स्वेज नहर से प्रश्न, भूमध्य सागर से प्रश्न, ये सब सभी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो स्वेज नहर जो किसको किस में किससे जोड़ता है उसका क्लास हम सब जब इसका क्विज पूरा खत्म होगा तो उसको अवश्य ही कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न पे आइए, क्या कह रहा, क्यूबा में आयोजित 52वां काम्प्लांक मेमोरियल चेस प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो कृष्णा शशि किरण। तो ये तो करंट के प्रश्न हो गए, इसको छोड़ दीजिए, दोबारा आने वाला भी नहीं। निम्नलिखित में से नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं, जैसे देखिए योजना आयोग, पहले बना योजना आयोग, देश आजाद होने के बाद 1950-51 में इस योजना आयोग का नाम बदल दिया गया नीति आयोग, और नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में। योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं जो वर्तमान में। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है, उपाध्यक्ष की। तो जब ये एग्जाम पड़ा उस समय राजीव कुमार उसके क्या थे, उपाध्यक्ष थे। और अभी 2024 में कौन है, ये आप हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, 2024 में उपाध्यक्ष कौन है, कमेंट कीजिए। चलिए आ जाते हैं अब अगले प्रश्न पे। क्या है अगला प्रश्न, प्रश्न देखिए, ओम के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। पूरा डीपली नहीं पढ़ना है, तो बस डायरेक्ट आंसर पे आइए कि किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मात्रा तार में सिरों के बीच के मध्य के विभवांतर के समानुपाती हो। ठीक है, बस विभवांतर के क्या होता है, विद्युत जो जैसे कोई भी धारा किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें जो तार के सिरों के मध्य में विभवांतर का क्या होगा, समानुपाती होगा। देखिए इतना तक सेट हम पढ़े हैं तो इससे पता तो यही चला है कि फिजिक्स का डीपली एक पॉइंट पहले पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद बायो, उसके बाद केमिस्ट्री में आएंगे, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स में आएंगे, बायो में आएंगे, इस हिसाब से। बाकी अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कोई भी जैसे नहर से संबंधित या और भी कोई भी प्रश्न जो पूछा है उसके लिए हम सब ट्रिकली उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी इसका डीपली तो पढ़ना ही होगा। तो हम ये फिजिक्स से ही शुरू करेंगे। उम्मीद रखते हैं कि आप सब लोग अवश्य बने रहिए। हाइड्रोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा, क्लोरीन है जो इसका उच्चतम है। जैसे इसको नहीं होता तो आप निकाल लीजिए सबका, Br का 35 होता है शायद परमाणु संख्या, क्लोरीन का 17। और जैसे देखिए ना इसमें उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता हाइड्रोजन में, तो ये भाई बाबू साहब तो पहले हाइड्रोजन में ही है। जैसे हाइड्रोजन के तत्व क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन। इस हिसाब से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें सबसे ज्यादा उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसके पास है? क्लोरीन के पास है। इसको हैलोजन तत्व कहते हैं, हैलोजन, हैलोजन। अब वर्ग कितना में है? 17 में रखा गया। वर्ग कितना में है? 17 में रखा गया। और 18 में अक्रिय, 1 में क्षार धातु, 2 में क्षारीय मृदा धातु है। इस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन है। कौन है? क्लोरीन है। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। मादा में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अंड जनन कहते हैं। देखिए, पहले कोई भी अगर बालिका हैं तो उनके मतलब 14 वर्ष की उम्र के बाद ही उनमें है जो मास्टरोसाइकिल की क्रियाएं शुरू होती है। कब शुरू होती है? कि जब उनके गर्भ में जो ये होते हैं अंडाणु होता है वो अंड जनन करने लगते हैं। और वही ना 14 दूना 28 दिनों में क्या होते हैं? मास्टरोसाइकिल के रूप में बाहर आते हैं। तो वो अंडा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। चलिए आगे आते हैं। जब कोई प्रतिरोध खाली स्थान में जोड़ा जाता है तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। तो उसको कौन से क्रम में? समानांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो, समानांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो, ठीक है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका जो संयुक्त प्रतिरोध होता है वह न्यूनतम प्रतिरोध से क्या होता है? कम होता है, समानांतर क्रम में जोड़ने का। चलिए आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न में। जब तत्व के नाभिक में 15 न्यूट्रॉन की संख्या 15 प्रोटॉन की संख्या 15 है और न्यूट्रॉन की संख्या 22 है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो दोनों को जोड़ दीजिए, 5 2 7 37। द्रव्यमान की संख्या क्या होगी? क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर n+p होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का योग होता है। और नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। चलिए आगे चलते हैं। जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत इस सतह पर जम जाती है। इस लाल रंग भूरे रंग की परत को, वही लोहे में जंग लगना, लोहे में क्या लगना? जंग लगना। लोहे में जंग लगने से उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले वह बढ़ेगा और उसके बाद जब उसको झाड़ेंगे तो वह घटेगा। ठीक है, तो लोहे में जंग लगने से पहले वह बढ़ जाता है, उसके बाद फिर वह घटना शुरू हो जाता है। और लोहे में जंग लगने से रोकने के लिए उसमें जस्ता का परत चढ़ाया जाता है जिसको जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। आ जाइए, क्या प्रश्न पूछा? प्रश्न ये पूछा, यदि दिए गए, प्रश्न देख लेते हैं। आइए 55 नंबर प्रश्न देखिए। रुक जा भाई, भी मौज करने लगा। क्या हुआ? जलेबी आपको नहीं खिलाया इसके वजह से क्या? चलिए 55 आइए। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो उसका तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, तरंगदैर्घ्य में कमी हो जाएगी। यदि इस ध्वनि की आवृत्ति को क्या कर दे? आवृत्ति को बढ़ा दे तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य में क्या आएंगे? कमी आएगी। उसके तरंगदैर्घ्य में क्या होगा? कमी हो। कब? जब आवृत्ति को बढ़ाया जाता है तो। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। देख लेते हैं प्रश्न क्या है। अरे जी नहीं होइएगा क्या? अच्छा चलिए, ये तो हो गया 55। ये आ जाइए। डॉट डॉट डॉट। रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और 6-7% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम उत्पन्न होते हैं। किसमें? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में जल की मात्रा 92% होती है। चलिए, ब्राउनी नियम गति की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ब्राउन गति का खोज किया गया। चलिए, उस एकमात्र अमेरिका राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने यूएसए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल संभाला। तो विलियम हार्वर्ड ड्राफ्ट। करंट के प्रश्न आ गए हैं। एक ऊंची छलांग लगाने वाले ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक जो दूरी मतलब पहले दौड़ के जो आता है ताकि उसका क्या, तो उसका गति क्या हो जाए? बढ़ जाए। गति जड़त्व में रहेगा तो वो हमेशा गति जड़त्व में ही रहना चाहेगा, इसलिए वो छलांग लगाने में उसको क्या होगा? आसानी होगा। तो गति जड़त्व के कारण। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, गति जड़त्व, दिशा जड़त्व और विराम जड़त्व। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। पुदुचेरी में सिलिया मिंडू गांव से स्वच्छ भारत का एक स्वच्छ पुदुचेरी पहल के अंश के रूप में किसके श्रमदान आंदोलन की शुरुआत किया था? किसने? लेफ्टिनेंट
गवर्नर किरण बेदी के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए लास्ट प्रश्न, एक कंडरा किससे बनाया जाता है एक कंडरा? तो केवल कॉलेजिन फाइबर का बनाया जाता है। कंडरा किसके द्वारा बनाया जाता है? कॉलेजिन फाइबर के द्वारा बनाया जाता है। तो ये हमने ये सेट भी कंप्लीट किए। चलिए 2-4 सेट और साइंस का रह जाता है, उसके बाद तो एकदम है निश्चित है कि फिजिक्स के टॉपिक से हम सब शुरू से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो आप सब लोग इसी प्रकार बने रहिए। चलिए जय हिंद।